हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। हम लोग करने वाले हैं अकाउंट्स के कुछ पीवाईक्यूज फॉर सीवीटी प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारे 20 जून 2023 का एक क्वेश्चन पेपर हमने लिया है, उसको स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी रिजर्व्स अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, सच अनकॉल्ड कैपिटल इज नोन एज। तो शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है कि वो पार्ट ऑफ कैपिटल जो कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तभी कॉल कर सकती है, उस टाइप की कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, कॉल्ड अप कैपिटल या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल? तो बहुत सिंपल आंसर है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिजर्व कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल जो कि सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल क्वेश्चन, आपको टाइप्स ऑफ रेशो से मैच करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हुई। ठीक है, तो ए का फोर्थ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है। टर्नओवर रेशो है तो मतलब कि एक्टिविटी रेशो का पार्ट है। ठीक है, बी का थर्ड। इसके बाद डेट इक्विटी रेशो हमारी सॉल्वेंसी रेशो होती है, तो सी का फर्स्ट। और क्विक रेशो हमारी लिक्विडिटी रेशो है, सो डी का सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई दैट विल लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट चेंज हो रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है ये कह सकते हो। कब होगा? देखो, अगर बिजनेस इलीगल हो गया तो फर्म बंद हो जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। पार्टनर इनसेन हो गया अगर, तो भी नहीं। अगर पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अगर अगर पार्टनर्स जानबूझकर अग्रीमेंट तोड़ता है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होना नहीं बोलेंगे हम। लेकिन अगर चेंज इन पीएसआर हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो गई, तो यस, अग्रीमेंट में चेंज आता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप रिजॉल्व होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द पार्टनर्स हु विल कंपेंसेट द डिसीज्ड पार्टनर फॉर द शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ। तो अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो कौन से पार्टनर है जो कंपनसेट करेंगे? एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर, है ना। डिसीज पार्टनर को कंपनसेट कौन करता है? गेनिंग पार्टनर करते हैं। गेनिंग पार्टनर इज द आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम किस पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता? फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए तो होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए भी यूज हो सकता है। रिडम्पशन पे प्रीमियम है, उसको पे करने में भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको अरेंज करना है द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास दिया है एक तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट दिया है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, सबसे पहले ये निकलता है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन ई आएगा। अब देखो आंसर पता चल रहा है आपको यहीं से। सबसे पहले ऑप्शन ई आपको सिर्फ एक ही में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले आप कैश ऑपरेटिंग सॉरी नेट प्रॉफिट निकालते हो, उसके बाद हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ऑप्शन डी। इसके बाद फाइनेंसिंग से कैश फ्लो निकलेगा, और लास्ट में नेट इंक्रीज और डिक्रीज चेक करते हैं दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ई ए डी बी सी। ठीक है, चलो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर पार्ट ऑफ इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इनटेंजिबल समझते हो, जो एसेट्स आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है, टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो बात करें अगर हम लोग पेटेंट्स की, तो यस, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। फर्नीचर, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये हमारे इंटेंजिबल में नहीं आते। गुडविल और ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगे। ए, डी और ई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसके बाद आपको दिया है कुछ कुछ चीज, इनको मैच करना है। दिया है ओनली कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट करता है किस केस में? सो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट करता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। ए का तो फोर्थ। ठीक है,
कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड रहता है अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्रेश और एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो वो हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो सी का फर्स्ट। ओके। और अगर परमानेंट विड्रॉल है, परमानेंट विड्रॉल यानी कि कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। तो डी का सेकंड, डी का सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? ये बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, डन। इसके बाद नेक्स्ट है, विकास एंड राहुल आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। They admitted Sunil as a partner for 3/7 share in future profits, who bring 37,500 as his share of goodwill. तो एक नया पार्टनर फर्म में आया जो 37,500 की गुडविल लेके आया, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब आपको पता होगा जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है, गुडविल लेके आता है, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और उसमें से हाफ जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आपको एंट्री बतानी है विड्रॉल की। जब विड्रॉ करते हैं तो उस चीज की आपको एंट्री यहाँ पे बतानी है। सो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। ठीक है, विड्रॉल की एंट्री ये होती है। तो देखो, पहली एंट्री तो होगी नहीं, प्रीमियम टू पार्टनर्स, क्योंकि हमसे तो विड्रॉल की एंट्री पूछी ना, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट है आपके पास विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पार्टनर्स टू बैंक हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, अभी इसको होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आपको सी पार्ट में दिया है बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। हमें ये एंट्री पता है, विड्रॉल की एंट्री ये होती है। ठीक है, और एक ऑप्शन डी अगर चेक करो तो वहां पे भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो या तो ऑप्शन बी होगा आंसर या ऑप्शन डी होगा आंसर। अमाउंट्स के बेसिस पे चेक करना, डी ऑप्शन में बैंक में दिया 37,500। 37,500 का क्या था? 37,500 का टोटल गुडविल था, टोटल गुडविल था। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हाफ है जो विड्रॉ करा है, सो पूरा 37,500 तो आएगा नहीं, इसका आधा ही आएगा बैंक में। ठीक है, 37,500 का हाफ होगा आपके पास 18,750, 18,750। ठीक है, 37,500 का हाफ इज 18,750। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। ठीक है, सो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको कि आप सोल्व करने बैठो एक एक एंट्री निकालोगे, नहीं। तुम्हें पता चल रहा है, अगर आपको एंट्री पता है, विड्रॉल की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक होती है, और दो ही ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक लिखा है, सो अब उसके अमाउंट्स को समझो। आधा पैसा विड्रॉ किया है ना, सो इसलिए हम हाफ वाले अमाउंट को ही कंसीडर करेंगे और ऑप्शन बी पे टिक मारेंगे। ठीक है, सिंपल। सॉल्व करके भी निकाल सकते हो बट टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द इंटायर इशू मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आपको रिसीव होना चाहिए, वो कितने दिन के अंदर हमें रिसीव हो जाना चाहिए? होता है हमारा 120 दिन। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 डेज के अंदर अंदर हमें अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने का प्रोसेस को खत्म करना। ओके, इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद अदर इनकम, देन दोनों को टोटल करोगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा। उसके बाद आप एक्सपेंसेस दिखाओगे और लास्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल दोगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल, ऊपर रेवेन्यू नीचे एक्सपेंस फिर लास्ट में प्रॉफिट, डी ए सी बी ई, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो डन। देन नेक्स्ट है, select out of the following that is not considered as one of the modes of reconstitution of a partnership firm. So reconstitution का कौन सा इनमें से तरीका नहीं है? reconstitution यानी कि फर्म के सिर्फ अग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही। सो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेंज होती है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, एडमिशन हो रहा है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटायरमेंट हो रहा है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, तो ये कोई एक मोड नहीं कहलाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है एबीसी वर्क पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, उनकी रेशियो है 5:3 बी रिटायर हो रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी की 3:2 गिवन है, आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो होता है
गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो ए का न्यू शेयर है 3/5, ओल्ड शेयर है 5/10, तो ये आएगा 1/10। ठीक है। सी का भी 2/5 माइनस 2/10, तो ये बनेगा 2/10। ठीक है। सो 15th का आंसर आपका हो गया 1:2, 1:2। ठीक है, गेनिंग रेशो 1:2। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ बी। हमें बी का न्यू कैपिटल निकालना है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1। सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, हु ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल। After all adjustments related to goodwill, revaluation, reassessment, capital of A and B are 45 and 15,000। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आपको ए और बी का कैपिटल गिवन है, मतलब कि ये बैलेंस सी डी है। ठीक है। इट इज अग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हमें कैपिटल्स को देखो, एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है, तो टोटल जो फर्म की कैपिटल होगी वो कैसे आएगी? न्यू फर्म न्यू कैपिटल, या लिख देते हैं हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे आएगी? जब हम तीनों पार्टनर के कैपिटल को प्लस कर दें। मतलब ए का कैपिटल 45, बी का 15,000 और सी है 20,000, तो ये 80,000 फर्म का टोटल कैपिटल बना। ठीक है। इसको हमें न्यू रेशो में शेयर करना है। तो न्यू रेशो कैसे आएगा? देखो, एग्जिस्टिंग रेशो 2:1 है ओल्ड पार्टनर्स का, नया पार्टनर 1:4 के लिए आया है। सो आपको यहाँ पे न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे आएगी न्यू रेशो? देखो, 2:1 है, सी अगर 1/4 के लिए आया है तो रिमेनिंग शेयर होगा 3/4। रिमेनिंग शेयर होगा 3/4। इस 3/4 को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे, जिससे ए और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। सो ए का न्यू शेयर आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड 2/3, दैट इज 6/12। ठीक है। बी का आएगा 1/3 इंटू 3/4, दैट इज 3/12। राइट। और सी तो 1/4 के लिए आया ही है, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल करके हम लोग कर देंगे 3/12। तो रेशो बना 6:3। 6:3, यानी कि 2:1:1 की न्यू रेशो बन गई। हमें सिर्फ बी का न्यू कैपिटल पूछा है, तो 80,000 को आप बी का शेयर, 211 है, तो 1/4 में हम बी का शेयर निकाल देंगे, जो कि आएगा 80,000 का 1/4 इज 20,000। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। राइट। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। शेयर फोर फीचर में जो बैलेंस होता है वो हम वो कहाँ दिखाते हैं? देखो, जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम शेयर फोर फीचर को प्लस करते हैं, वो पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में जाता है इन दी बैलेंस शीट, है ना? सो ये जाएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज शोन एज। सैलरी क्या है? सैलरी जाता है P&L अप्रोप्रिएशन में, डेबिट, क्योंकि ये क्या है? एक हमारा अप्रोप्रिएशन है। बहुत सिंपल। देन नेक्स्ट आता है आपके पास, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस ड्यू टू। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब सिर्फ अग्रीमेंट चेंज हो रहा है। सो कब कब होगा? अगर रिटायरमेंट होगा, बिल्कुल। पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी होगा। ठीक है। इंसॉल्वेंसी होती है अगर किसी पार्टनर की, तो उस केस में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, है ना? देखो, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? कि अगर हम बोले पार्टनरशिप की जगह फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, है ना? फर्म डिसॉल्व हो जाए, फर्म ही बंद हो गई। तो अगर फर्म बंद हो जाती है तो उस केस में अग्रीमेंट भी बदल जाएगा, अग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा। तो अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो वैसे भी होगा, है ना? तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। अगर नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा पार्टनरशिप का। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ वेंचर इफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर दैट पर्पस। आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई, और वो पार्टनरशिप का बनाने का पर्पस, वो वेंचर कंप्लीट हो गया, वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी ना। सो आपकी फर्म भी बंद हो जाएगी और अग्रीमेंट भी बंद हो जाएगा एक तरह से। तो सारे ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
दिया है आपको बेसिकली पेमेंट ऑफ ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है ये, किस किस तरह से हम पेमेंट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज करेंगे इनटू कैश, एसेट्स बेचोगे कैश आएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन सी आएगा। जो कैश आएगा उससे हम लोग अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज जो कि सिक्योर्ड है उनकी पेमेंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम अपनी अनसिक्योर्ड आउटसाइडर लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे। ठीक। देन हम पेमेंट करेंगे जो हमने पार्टनर से लोन लिया है उन लोन्स की पेमेंट। और लास्ट में हम पार्टनर के कैपिटल को सेटल करते हैं। ऑप्शन डी। ठीक है, CBAAD। ये रहा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग आर द आइटम्स अपीयरिंग इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको बताना है इक्विटी लाइबिलिटी साइड में कौन से पॉइंट्स आएंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स तो नहीं आएगा क्योंकि एसेट्स में जाएगा ये। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आएगा क्योंकि लाइबिलिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हमने लोन दिया है जो कि हमारा एसेट होता है, तो ये नहीं आएगा। सो ऑप्शन B, C, D आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद आपको मैच करना है। दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, लोन रेस्ड, प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट। सो लोन अगर आप ले रहे हो तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, तो सी का तो फोर्थ। ठीक है। डिविडेंड रिसीव अगर हमने किया है तो हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा तो डिविडेंड रिसीव होगा, तो डिविडेंड रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, यानी कि बी का फर्स्ट। ठीक है। अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको प्रोसीड्स रिसीव हुए हैं, ये एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। सो डी का थर्ड। ठीक है। और ऊपर एक पॉइंट था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेसिकली सैलरी वेजेस, तो ये हमारे ऑपरेटिंग में आते हैं, तो ए का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। ठीक है। ओके। इसके बाद अगला है क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज नॉट पॉसिबल इन जनरल। कौन सा पॉसिबल है ही नहीं केस। देखो, डिवेंचर्स जो है वो प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, पार पे भी इशू हो सकते हैं। लेकिन रिडम्पशन की अगर हम बात करें तो जो डिवेंचर्स हैं वो रिडीम सिर्फ और सिर्फ पार और प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं हो सकते। ठीक है। सो प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं हो सकते, इसलिए यही वाला ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है, रिडम्पशन एट पार भी हो सकता है। सिंपल चीज है ना, आप रीपे कर रहे हो किसी का लोन तो डिस्काउंट पे तो ना रीपे करोगे, जितना लिया है आपने लोन उतना तो दोगे ही दोगे ना। अगर 100 रुपए उधार लिए हैं, डिवेंचर इशू कराया 100 का, तो 100 रुपए तो रीपे करोगे ही। हो सकता है 110 कर दो, पर 100 का लोन आप 90 में थोड़ी ना चुकाओगे, तो डिस्काउंट पे रिडीम करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसके बाद अगला है, प्रॉफिट्स मेड ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग whom। रीवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट हुआ, वो किस में डिवाइड होगा। ऑल पार्टनर्स, एडमिटेड पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर। इसमें आएगा ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर। एडमिशन होता है तो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होता है, रिटायरमेंट होता है तो भी ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर्स में ही होता है डिवाइड, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स में ये डिवाइड होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। A, B एंड C पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1। डी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम A, 1/8 फ्रॉम B, कैलकुलेट न्यू PSR। तो बहुत सिंपल है। सेक्रीफाइस आपको ऑलरेडी गिवन है, देखो फ्रॉम गिवन है ना, जब फ्रॉम गिवन है तो मतलब सेक्रीफाइस आपको डायरेक्टली गिवन है। सो हम सिंपल माइनस करेंगे। ए का न्यू शेयर आएगा, ओल्ड था 3/6, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8, तो ये आएगा 18/48। ठीक है। इसी तरह से बी का न्यू शेयर आएगा, 2/6 माइनस 1/8, ये बनेगा 48। 16 10/48। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास, सी ने तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो सी का ओल्ड शेयर ही न्यू माना जाएगा। 1/6 का हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके, 8/48। ठीक है। और डी का शेयर है 1/4, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये बनेगा 12/48। तो रेशो बना 18:10:8:12, तो ये होगा 9:5:4:6, इस ये रेशो बनेगी, ऑप्शन नंबर बी, 9:5:4:6। ठीक है, डन। देन नेक्स्ट है आपके पास,
अरेंज करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे आपको अरेंज करना है। सो एडमिशन होगा, देखो सबसे पहले तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए ही आएगा सबसे पहले। ठीक है। सो फाइनलाइजिंग टर्म्स फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आप सबसे पहले न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए टर्म्स को फाइनलाइज करो। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके। इसके बाद हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। देन हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सो ऑप्शन बी। उसके बाद हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे और लास्ट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल देंगे। ऑप्शन सी। ADBEC, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास। आइडेंटिफाई द वे बाय विच क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड। आपको पार्टनरशिप डीड में जो आपने कंटेंट लिखा है उसको आपको ऑल्टर करना है, तो कैसे कर सकते हो? ऑन द मेजोरिटी, ऑन द बेस ऑफ मेजोरिटी पार्टनर्स कंसेंट। अगर मेजोरिटी पार्टनर अग्री करते हैं तो आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। रजिस्ट्रार के बेसिस पे? नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द पार्टनर्स कंसेंट। अगर सारे पार्टनर अपना कंसेंट दें कि यस ऑल्टर कर लो, तो कर सकते हो क्या? बिल्कुल। ठीक है, सभी पार्टनर्स का आपको कॉन्सेंट चाहिए होता है। ठीक है। क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, तो ऐसा नहीं है, आप ऑल्टर कर सकते हो जब सारे पार्टनर कंसेंट देंगे तब। ठीक। इसके बाद अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अनरिक्वायर्ड एसेट्स वर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन आर शोन इन। अगर एक पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पे अनरिक्वायर्ड एसेट लेके चला जाए तो वो कहाँ पे आएगा? देखो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। अगर एसेट बेचोगे तो आएगा बाय बैंक। अगर पार्टनर लेके जाएगा तो आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है, सो क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर लेके जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक। देन मैच करना है, दिया है कैपिटल रिजर्व इन्वेंटरी 8% डिवेंचर्स प्रोविजन फॉर टैक्स। सो कैपिटल रिजर्व हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, ए का फोर्थ। इन्वेंटरी हमारा एक करंट एसेट है, सो करंट एसेट। 8% डिवेंचर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी। और प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। तो ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, तो इसमें आपको अमाउंट निकालना है। कैश पेड फॉर इन्वेंट्री कितना हो? तो देखो, कैश पेड फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए आप कितना कैश दे रहे हो वो आपको निकालना है। हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, क्रेडिट परचेज, इन्वेंट्री एट द एंड, ट्रेड पेबल एट द बिगिनिंग और ट्रेड पेबल एट द एंड। ठीक है। सो अगर आपको कैश पेड फॉर इन्वेंट्री निकालना है तो हमें इन्वेंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको तो हटा दो पहले ही। जो बाकी के आइटम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे ना सिंपल एक अकाउंट बना के दिखा देती हूँ, उससे काम हो जाएगा। ट्रेड पेबल का अकाउंट बना लेते हैं। तो वो ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस तो आएगा क्रेडिट में, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है। ठीक है, क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में कम होती है। सो बैलेंस ओपनिंग है ट्रेड पेबल्स का 14,000, और बैलेंस CD आएगा डेबिट में, जो कि है 14,500। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। क्रेडिट परचेज गिवन है, हमने क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट पे खरीदोगे तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, यानी कि ट्रेड पेबल्स बढ़ेंगे। सो बढ़ेगा किस साइड? क्रेडिट में। सो बाय क्रेडिट परचेज 160, इसका टोटल कर दो, ये आएगा आपके पास 174 इज द टोटल। 174, इसमें से माइनस करेंगे 14,500, तो यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस में निकलेगा वो आएगा कैश पेड। ठीक है, 159,500, इतना ही अमाउंट आपका आंसर होगा। ये कितना आप कैश इन्वेंटरी के लिए पे कर रहे हो, जो आपने उधार पे खरीदा था कैश, और सॉरी उधार पे जो आपने इन्वेंटरी परचेज करी थी उसके बदले में आप कैश पे कर रहे हो, तुम्हारे ट्रेड पेपर्स कम होंगे ना, ट्रेड पेपर्स कम डेबिट में होते हैं, इसलिए बैलेंस डेबिट में आया, वही हमारा आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास। द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स। पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या लिखते हैं वो बताना है। कंटेंट देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स आते हैं। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हुए तो उसको हम कैसे सेटल करेंगे वो भी आता है। ठीक है। डीड वंस मेड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, एक बार डीड बनाई तो ऑल्टर नहीं कर सकते।
ये एक अलग चीज है, आप ऑल्टर कर सकते हो, बट हमसे पूछा है कंटेंट, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखते हो, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट करना है उसके रिगार्डिंग रूल्स बिल्कुल डीड में लिखते हैं। ठीक है। वर्बल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कंसिडर्ड एज डीड, अगर आप पार्टनर्स के बीच में वर्बल ही अग्रीमेंट कर रहे हो तो उसको हम डीड बोलेंगे क्या? नहीं, ये भी नहीं है, बस ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट है कैलकुलेट दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगर नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है 30,000, एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, while calculating the value of goodwill of the firm at admission। सो देखो, सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी को यूज करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो 5 लाख, 5 30 - 30,000 इज 5 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को NRR/100 करते हैं तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, NRR आपको निकालना है अपॉन 100 इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 30। वैसे ही पता चल रहा है 5 लाख का कितना परसेंट 30,000 होगा, 6%। ठीक है, 5 लाख का 6% इज 30,000, सो 6% इज द आंसर। ओके जी। ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एनालिसिस करने के लिए कौन सा टूल नहीं है? ट्रेंड एनालिसिस से एनालिसिस कर सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आप एनालाइज कर सकते हो कि कैश कितना है कितना नहीं। P&L स्टेटमेंट ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एनालिसिस का कोई टूल नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है आपके पास? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये तो होता ही है एनालाइज करने के लिए टूल। ठीक है। चलो, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, if at the time of admission some positive balance of P&L account appears in the books it will be transferred to। एडमिशन के टाइम पे आपको बैलेंस शीट में P&L अकाउंट दिख रहा है, तो वो किस में डिवाइड होगा? P&L अकाउंट, रीवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो जो P&L अकाउंट में बैलेंस था वो पुराने पार्टनर्स में डिवाइड होगा, नए पार्टनर का उसमें कोई अधिकार नहीं है, सो ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनर्स के अमंग वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है आपके पास 37th क्वेश्चन, दिया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को ही हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, वर्टिकल एनालिसिस को ही हम बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है। सो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ऑप्शन बी या सी में से आंसर होना चाहिए। ठीक है। एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल यानी कि आप आउटसाइड एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। सो एक्सटर्नल एनालिसिस में हम लोग एक्सेस ओनली टू पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन का ही एक्सेस होता है। ठीक है, सी का फोर्थ। और इंटरनल एनालिसिस के केस में पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो डी का थर्ड। ओके, राइट, तो ऑप्शन बनेगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दिया है अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर हैज द राइट टू, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो उसको क्या राइट मिलेगा? शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन। बिल्कुल सही है, एडमिशन के बाद वो प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, यही आंसर होगा, है ना? ऑप्शन ए ही सही पता चल रहा है। ठीक है, बाकी शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म बिफोर एडमिशन, एडमिशन से पहले फर्म के एसेट्स को क्या वो ले सकता है? नहीं ले सकता भाई, है तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर कि प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 39, दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स यानी कि हमने शेयर इशू करते हैं, अब हम वो वापस से परचेज कर रहे हैं, सो उसको अरेंज करना है। तो इसमें देखो, इसमें दिया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथोराइज बाय बैक ऑफ शेयर, buyback must be completed within 12 months, maintaining debt equity ratio of not more than 2:1 after buyback, passing special resolution in annual general meeting और फाइलिंग सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन विद रजिस्ट्रार एंड सेबी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? देखो, सबसे पहले तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो बाय बैक को ऑथोराइज करें। ठीक है, सबसे पहले तो यही आएगा ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए तो मुझे एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होना चाहिए, पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले ऑथोराइज करेगा बाय बैक को,
उसके बाद हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं मेंटेन करनी है हमें, तो ऑप्शन सी। बाय बैक जो है वो 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके बाद, राइट। और उसके बाद हमें सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी विद रजिस्ट्रार एंड सेबी। तो ये आपका सीक्वेंस इसमें रहेगा। तो इसको तो याद करना पड़ेगा, प्रोसेस तो आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। इसके बाद select the conditions required for computing interest on drawings using average period method। एवरेज पीरियड मेथड से आपको आईओडी निकालना है, तो कौन सी कंडीशंस यहाँ पे ट्रू है। तो वो अगर आपको एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है। इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स भी इक्वल होना चाहिए कि फिक्स्ड इंटरवल में आपने ड्रॉ करा। वेरिंग अमाउंट नहीं, मतलब अलग अलग अमाउंट नहीं होने चाहिए। डिफरेंट इंटरवल भी नहीं होने चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ही होगा। ठीक है। सो ए बी और ई, ऑप्शन डी। ओके, डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है ओके, सो दिया हुआ है a company issued 50,000 shares of 10 each at a premium of 5 per share payable as follows। ठीक है, 3, 5, 5 और बैलेंस, तो मतलब ये एप्लीकेशन में 3 ही है। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो इसे प्रोराटा क्वेश्चन है। उसके बाद बोला एप्लीकेशन रिसीव हुई है 72,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, 72 और 50। तो अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड है 72,000, अलॉटेड है 50,000। एक शेयर है 10 रुपए का है, मेरे ख्याल से 100 का है। 10, 3, 5, 5। एप्लीकेशन पे 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने हैं। अलॉटमेंट में बोले हैं 3 का प्रीमियम है, यानी कि 2+3। 2+3। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल में 3+2। और फाइनल कॉल में होगा 2। ठीक है। Directors allotted 50,000 shares to the applicants applying for 65,000 shares and remaining applications were refused। तो डायरेक्टर्स ने क्या करा है, 65,000 वालों को 50,000 अलॉट कर दिए। ये एक कैटेगरी हो गई। ठीक है। और बाकी के जो बच गए, 72 में 65 हो गया, तो बाकी ये 7,000 जो बचे उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिटर्न कर देंगे पैसे। ठीक है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आएगा वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे एक पर्सन ने पैसे नहीं दिए, जो था राहुल, जिसने अप्लाई किया था 2600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। सो राहुल, इसने अप्लाई किया 2600 शेयर्स के लिए। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और शेयर्स हो गए फॉरफिट। ठीक है। Due to non-payment of first call, his shares were forfeited immediately, and later on these shares were reissued at minimum issue price। मिनिमम प्राइस पे ही हमने रीइश्यू कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है, यही कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फोर फीचर की एंट्री बताओ। राहुल के शेयर हम फोरफीट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसके अलॉटेड शेयर्स निकाल लेते हैं। सो अलॉटेड कैसे आएंगे, देखो रेशो बनी 65:50। 65/50। ठीक है। इक्वल टू अप्लाइड है 2600, और अलॉटेड को मैं एक्स कंसीडर कर लेती हूँ। तो यहाँ से आपको अलॉटेड शेयर्स मिल जाएंगे, जो कि आएगा 2600 × 50/65। नहीं, गलत कर दिया। 26 × 50/65। यस, तो एक्स आएगा 2,000। ये क्या आ गए, अलॉटेड आ गए। 2,000 हो गए अलॉटेड। ठीक है। 2,000 अलॉटेड है। तो मतलब 2600 के लिए अप्लाई किया, 2,000 अलॉटेड है, तो एक्स्ट्रा 600 शेयर्स होंगे। जिसपे 3 रुपए का एप्लीकेशन आया हो, तो मतलब 1,800 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया। ठीक है। फोर फीचर की बात करनी है, तो फोर फीचर में एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट। प्रीमियम इसने नहीं दिया होगा, है ना, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट तो अलॉटमेंट तक हो गया, फर्स्ट कॉल नहीं दी ना। तो फर्स्ट कॉल में प्रीमियम नहीं मिला होगा, तो प्रीमियम भी डेबिट। फिर टू शेयर फोर फीचर, टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है। सो शेयर कैपिटल में जाएगा 2,000 इंटू कॉल्ड अप कितना है, 3, 2 और 3। सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का टाइम हम लेंगे, तो टोटल बन गया 8 रुपए।
ठीक है, तो 16,000 तो शेयर कैपिटल। प्रीमियम कितना नहीं मिला हुआ, 2,000 रुपये। 2 रुपए का प्रीमियम ऑन फर्स्ट कॉल नहीं मिला, यानी कि 4,000। 4,000। एरियर कितना है, एरियर है 3 + 2, 5 रुपए का एरियर है। सो 5 × 2,000, सॉरी 5 × 2,000, ये आएगा 10,000। और इधर भी 10,000, तो ये आपकी एंट्री बनेगी 16, 4, 10, 10। 16, 4, 10, 10, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल, फोर फीचर। ठीक है, चलो इसके बाद, आइडेंटिफाई द अमाउंट बाय विच बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड ऑन रिफंड ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन। जब हम पैसा रिफंड करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, तो कितने से बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमें क्वेश्चन में पता चल रहा है, हमने 7,000 शेयर्स को कर दिया है रिजेक्ट, जिसपे 3 रुपए हमें मिले होंगे एक्स्ट्रा, है ना। तो 7,000 × 3 इज 21,000। सो 21,000 विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, डन। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ऑन री इशू ऑफ राहुल शेयर। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डालेंगे। सो देखो, क्वेश्चन में बोला है इसका आंसर जो है वो नील आएगा। नील क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो हमने शेयर री इशू करे वो मिनिमम प्राइस पे कर दिए। मिनिमम प्राइस यानी कि, मिनिमम प्राइस मतलब कि हमने, सपोज 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए नहीं मिले, 7 रुपए मिल गए, तो मिनिमम 3 रुपए तो आपको पूरे करने ही है। तो मिनिमम हम 3 रुपए पे तो इशू करेंगे ही करेंगे। ठीक है। सो इस केस में जो हमारा फोर फीचर में अमाउंट है वो मिल जाता है, क्योंकि हमने मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट दे दिया। और जितना डिस्काउंट होगा वो हम शेयर फोर फीचर में दिखाएंगे। सो कैपिटल रिजर्व में तो जीरो ही जाएगा अमाउंट। ठीक है, मतलब जितना प्रॉफिट आपने फोर फीचर करके बनाया 7 रुपए का, आपने उतने का ही डिस्काउंट दे दिया। तो प्रॉफिट में से आपने पूरा ही पूरा डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटल रिजर्व में तो जीरो ही जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द रेशियो इन विच शेयर्स आर इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस। इशू किस रेशियो में होंगे, तो इशू की रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे अलॉटेड अपॉन अप्लाइड। ठीक है, अलॉटेड थे 50,000, अप्लाइड थे 65,000, तो 13 की टेबल से कट हो जाएगा, सॉरी 5 की टेबल से कट होगा, 10/13। ठीक है, 10:13, तो 10:13 पे टिक मारना, दोनों में फर्क है। ठीक है, इशूड बोला है ना, तो ऊपर अलॉटेड नीचे अप्लाइड, तो 10:13। बिफोर फोर फीचर ऑफ राहुल शेयर हु आर रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस इन दिस रिगार्ड। फोर फीचर करने से पहले कौन नोटिस देगा, डायरेक्टर, प्रमोटर, एम्प्लॉय या मेंबर। तो फोर फीचर से पहले नोटिस जो है वो डायरेक्टर देते हैं। डायरेक्टर नोटिस इशू करेंगे रिगार्डिंग फोर फीचर। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है। और बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक और केस स्टडी थी बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने लीव करा। तो दिस इज डन। ओके, मुझे पता है तुम लोगों के पेपर पास आ चुके हैं और वीडियोस थोड़ी कम आ रही हैं, बट कर रही हूँ कोशिश। जैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे काफी क्वेश्चंस डाल देती हूँ, तो वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ। ठीक है, चलो इस किसी क्वेश्चन में डाउट आया, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।